का जो हमारा टॉपिक है वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना कोई एक नया विषय नहीं है। जब 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना शुरू की थी, पहली बार जब भारत में जनगणना हुई थी तो 1872 में शुरू की गई। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसे 10 की जनगणना बना दिया। इसे 10 की जनगणना बना दिया कि हर 10 साल बाद जनगणना हुआ करेगी। तो 1872 में जनगणना की भारत में शुरुआत हुई और 1881 में यह कहा गया कि हर 10 साल बाद भारत की जनसंख्या की गिनती की जाएगी। 1881 से लेकर 2011 तक हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही। ये जनगणना तब भी नहीं रुकी जब 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, अभी हाल ही में 2020 में जब कोरोना की महामारी फैली थी तो जो 2021 की जो जनगणना थी, जो इसे कराना था, इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और कहा इसमें है कि लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे हिमालयी जो क्षेत्र हैं इनकी जनगणना जो है 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि अन्य देश के क्षेत्रों में जनगणना जो है वो 1 मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। मतलब ये है कि लद्दाख जैसे हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए जो जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, मतलब लद्दाख जैसे जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनकी जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि देश के अन्य भागों में जो जनगणना की शुरुआत जो है वो 1 मार्च 2027 से होगी। और इस बार की जनगणना में जो है वो जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। आजादी के बाद पहली बार यह होगा कि किसी जातिगत डेटा जो है को आधिकारिक तौर पर 10 की जनगणना के तहत एकत्र किया गया है, जबकि कुछ राज्यों ने, जैसे बिहार हैं, कर्नाटक हैं, जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षण पर अक्सर एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर आरोप लगते हैं। जाहिर है इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता जनगणना से तुलना में संदेहित होता है। जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना दोनों अलग अलग होते हैं। जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जबकि जातिगत सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो 16वीं जनगणना में जो जनगणना का डेटा होगा उसको पेन और पेपर पर रिकॉर्ड करने के साथ साथ इसे डिजिटल प्रारूप में भी रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा। भारत में जनगणना जो है एक दशक के अंतराल पर आयोजित की जा रही है। जनगणना से एक विशेष अवधि के देश में सभी व्यक्तियों से संबंधित डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी और सामाजिक और आर्थिक डेटा प्राप्त होता है। जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई
और 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। 2021 की जनगणना जो है कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है अनुच्छेद 246 संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है और यह 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। और जनगणना जो है वो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत कानूनी प्रावधानों के साथ जनगणना कराई जाती है। भारत में जनगणना जो है वो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की देखरेख में की जाती है। अगर हम भारत में जातिगत जनगणना के इतिहास की बात करें तो 1881 से लेकर 1941 तक जो जनगणना हुई इसमें जातिगत जनगणना होती थी और उसमें प्रत्येक जनगणना में जातियों की भी गणना की गई। 1941 में जनगणना से द्वितीय विश्व के कारण जो है इस जनगणना के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसलिए 1931 की जो जनगणना थी ये आखिरी जनगणना थी, बिल्कुल लास्ट आखिरी जनगणना थी जिसमें जातिगत जनगणना की गई थी। मतलब भारत में 1931 के बाद कोई भी जनगणना नहीं की गई। आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। आजादी के बाद जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी और इसमें एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया। यानी कि केवल एससी और एसटी को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य जातियों की जनगणना नहीं की जाती थी। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए सूची तैयार करने के लिए अपने स्तर पर राज्य में सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर 2011 में जो जनगणना हुई इसमें जनगणना के साथ एक अलग जातिगत जनगणना भी आयोजित की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को जातिगत जनगणना की जरूरत है? कई समाजशास्त्री और कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात में कहते हैं कि समाज में अगर जाति को अगर खत्म करना है तो जाति की वजह से मिल रहे विशेषाधिकारों को पहले खत्म करना होगा। अगर जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो जाति की वजह से मिल रहे विशेषाधिकारों को पहले खत्म करना होगा और साथ ही वंचित वर्गों को की भी पहचान करनी पड़ेगी। और वंचित वर्गों की पहचान तभी की जा सकती है जब सभी जातियों के बारे में सटीक जानकारी और आंकड़े उपलब्ध हो, और ये सिर्फ जातिगत जनगणना से ही हासिल हो पाएगा। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना से दूसरा तर्क यह है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असल फायदा उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो अब तक इन योजनाओं से वंचित हैं, और जातिगत जनगणना ही एक ऐसा जरिया है जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। तीसरी तर्क यह है कि शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण का दायरा और बढ़ाने की है। ये काम करने के लिए भी जाति से जुड़े हुए आंकड़ों की जरूरत है जो सिर्फ जातिगत जनगणना ही उपलब्ध करवा सकती है। तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर देशपांडे, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना का होना लाजमी है क्योंकि जाति के आंकड़े सामने आने ही चाहिए। जबकि प्रोफेसर बद्रीनारायण का कहना है कि इस तरह से जनगणना करवाना, मतलब जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं होगा। उनका कहना है कि भारत का लोकतंत्र इतना आगे पहुंच चुका है कि उन्हें लगता है कि जातिगत जनगणना जैसी कवायद करके भारतीय लोकतंत्र को फिर से पीछे ले जाया जाएगा और जातिगत जनगणना करवाने से
समाज फिर जातियों में बढ़ जाएगा। ये इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा जातिगत जनगणना।